नमस्कार, मैं कोमल शर्मा। आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां चिराग पासवान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर चाचा पारस मंत्री बने तो वो कोर्ट जाएंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने इस वीडियो में, आइए सुनते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सब भली भांति परिचित हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर एक हलचल मची हुई है और किस तरीके से पार्टी के 5 सांसदों ने लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को कुचलते हुए एक अलग गुट बनाने की उन लोगों ने घोषणा की। लोक जनशक्ति पार्टी ने की कार्यकारिणी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए तुरंत उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया और तब से अभी तक ये तमाम 5 सांसद और इनके साथ कुछ और पार्टी के सदस्य, इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और इस बात की विधिवत जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की थी और चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग विधिवत तरीके से इस बात की जानकारी भी हम लोग दे चुके हैं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोग के सामने दोहराना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात को चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोलें और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। एक तरफ आप ये बात बोलते हैं कि भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ, और दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग में जाकर आप इस बात की विधिवत जानकारी देते हुए आप सिंबल या पार्टी के नाम पर आप क्लेम भी नहीं करते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके कि इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बुलाई और उसमें तय कर लिया गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थे कौन लोग? मैं आप लोगों की जानकारी में, इस बात को मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर पुनः मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों की जानकारी में दे दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक मिनिमम और 75 मेंबर्स की हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जिसमें आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसमें आपके 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, एक आपका ट्रेजरर होता है, एक आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, साथ में आपके 15 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं और 36 हम लोग के जो स्टेट हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 राष्ट्रीय प्रकोष्ठों में से सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हम लोगों से अलग हुए हैं। लेबर सेल के हम लोग के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, वो हम लोगों से अलग हुए हैं। 6 उपाध्यक्षों की अगर आप बात करें तो सिर्फ सूरज भान जी एक ऐसे हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। उसके बाद अगर आप प्रधान, हाँ, और 16 सचिव होते हैं और 16 महासचिव भी होते हैं। सचिव और महासचिव को मिलाएं तो महज 2 लोग हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। और उसके बाद अगर आप प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, 36 प्रदेश और यूटी अध्यक्ष मिलाकर, एक लद्दाख का हम लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए थे, बाकी 35 हम लोग की नियुक्ति हो चुकी थी प्रदेश अध्यक्षों की और यूटी अध्यक्षों की। उसमें से 35 में से 33 आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, एफिडेविट के साथ हैं। हम लोग के पास एफिडेविट है कि कल को अगर कोई न्यायालय में अगर इसको चुनौती देता है या चुनाव आयोग में इस बात को चुनौती देता है तो उनके समक्ष हम लोग प्रमुखता से डॉक्यूमेंटेशंस के साथ अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर उसके बाद भैया एक दिन अफवाह आती है कि इन्होंने कोई कार्यकारिणी की बैठक की। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात को स्पष्ट तौर से कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से
प्रधान महासचिव के पास है। इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला सकता। तो जो बैठक इन लोगों ने पटना में की थी 1.5-2 हफ्ते पहले, वो बैठक ही वैध नहीं है। वो पार्टी के संविधान के आधार पर आप उस बैठक को बुला ही नहीं सकते हैं। पर अगर आपने उस बैठक को बुला भी लिया तो भी लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 साल के भीतर से 2 ही परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि या तो उनका निधन हो जाए और या फिर वो स्वेच्छा से वो रिजाइन करें। जैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कार्यकाल 2020 तक का था, पर 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारण देते हुए हेल्थ रीजन से उन्होंने रिजाइन किया और उस वक्त मुझे नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और मेरा चुनाव 5 नवंबर 2019 को हुआ था और इसकी जानकारी 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी थी। 2024 तक का ये मेरा कार्यकाल है। 2 ही परिस्थिति है जिसमें मुझे हटाया जा सकता है, या तो मेरा निधन हो जाए या फिर मैं स्वेच्छा से इसमें रिजाइन करूं। और जब मेरा चुनाव हुआ था तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए हुआ था। पशुपति कुमार पारस जी जो मेरे चाचा हैं वो उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे। सूरज भान जी इनको सेकंड करने वाले थे। तो ये तमाम लोग उस लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में मौजूद थे। पर आज अपने आप को स्वतः आकर घोषित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके लिए गए फैसलों पर उंगली उठाने वाला है। और इसीलिए इस बात की चिंता मैंने बार जाहिर की है कि हर वो फैसला जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए लिया गया, उस फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध मेरा कर रहे हैं या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरोध कर रहे हैं? और आज यही कारण है कि एक तरफा जनसलाब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया था, एक तरफा जनसमर्थन हम लोग के साथ है। और सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हाजीपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे तमाम प्रत्याशियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर आप मेरे प्रत्याशियों से आप बात कर लें कि भाई इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल के तले चुनाव लड़ा था। 137 प्रत्याशियों में से 90% से ज़्यादा प्रत्याशी आज की भी तारीख में हम लोग के साथ खड़े हैं। 130 के आसपास ऐसी संख्या है और जो लोग आगे पीछे हुए भी थे वो आज नहीं हुए, वो शुरू में ही जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वो लोग अलग हो गए थे। उसके बाद 90% ना सिर्फ हमारे प्रत्याशी हम लोग के साथ हैं, 95% से ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल, जिसमें हर प्रदेश के अध्यक्ष, हर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे देश भर के जिला अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, वो 95% से ज़्यादा आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति आकर इस तरीके से हमारे नेता के सामने बनाई गई पार्टी के फैसलों पर, और जब मैं इन नेताओं की बात करता हूँ, मैंने उन 66 लोगों का नाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 75 लोगों की बॉडी, उनमें से जब 66 लोगों का नाम मैंने लिया, आप चाहें तो मैं उस वीडियो को भी मैं जारी कर सकता हूँ जो मैंने दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें ये लोग मौजूद थे। ये वो 66 लोग हैं जिनको मेरे पिताजी के रहते हुए ही नियुक्त किया गया था। इसमें अगर कोई ये बोले कि भैया उनके निधन के बाद तो मैंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, महज 10-12 लोग ऐसे हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 10-12 हो सकते हैं जिनको शायद हम लोगों ने नई नियुक्ति की गई होगी, या तो उनमें से किसी का निधन हुआ होगा या वो लोग पार्टी से अलग हुए होंगे या ये पद खाली रहा होगा, इसीलिए इसकी नियुक्ति की गई होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 95% लोग वही हैं जो मेरे पिताजी के समय से हैं, 20-20 साल पुराने, 18-18 साल पुराने। कई तो ऐसे हैं जो कि दलित सेना के समय से चलते आ रहे हैं, पार्टी का भी इस वक्त गठन नहीं हुआ था। मैं चुनौती देता हूं कि उनके नामों को चिन्हित कर कोई बोले कि नहीं ये चिराग पासवान ने नए व्यक्ति को नियुक्त किया। मेरे कितने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, बेंगलोर के, कर्नाटक के आप प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, तमिलनाडु के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए। ये तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ 15-15, 20-20 साल काम किया है। और वो सूची में आप लोगों के साथ मैं साझा करने को तैयार हूँ। चुनौती दे कोई व्यक्ति कि वो सूची नहीं है। तो मेरे पिताजी के विचारों को जिस तरीके से रोकने का काम मेरे चाचा के द्वारा ही किया जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर
आज ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पद को चुनौती दे रहे हैं। तो भैया हमारे नेता अपने रहते रहते मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आज ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई जाके पूछे चिराग से कि चिराग ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो कोई उनसे पूछे ना कि चिराग पासवान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया। यह अधिकार पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना चाहता है। यह अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। और जिस वक्त इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, ना कि चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा कर गए थे। वो अपने रहते हुए प्रिंस राज मेरे भाई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। और आज एक 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 करके मेरे पिता के ही फैसलों पर ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के ही मार्गदर्शन को ये चुनौती दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश को चुनौती दे रहे हैं। मेरे पिताजी अपने जीवित रहते हुए इस बात को कहकर गए थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि भैया अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान का था। दिल पे हाथ रख के कोई भी एक सांसद कह दे, कोई भी एक सांसद इस बात को अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर बोल दे कि क्या उस फैसले में इन लोगों की सहमति नहीं थी। उस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस वक्त राजू तिवारी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। तमाम सांसदों के साथ निरंतरता में ये बैठक दिल्ली के कार्यालय में हुई थी और उसमें सारे सांसदों में और उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, वर्चुअली और शामिल हुए थे। और उस वक्त वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी के द्वारा लिए गए फैसले के साथ मैं मजबूती से शामिल हूँ। और अगर ये मजबूती से शामिल नहीं होते तो इनकी वो प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों के पास होगी। 27 सितंबर को एक प्रेस रिलीज मेरे पिताजी के निधन से महज 11 दिन पहले, और ये दौर वो था जब हम लोग बैठकों के दौर से हम लोग इस बात का अंतिम फैसला ले रहे थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उस वक्त ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया था मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले 27 सितंबर 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी के सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम था। और इन्होंने कहा था कि मेरा पूरा समर्पण लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है और उनके लिए गए फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आप सबके पास होगी वो 27 तारीख की। तो क्यों मेरे उन फैसलों के साथ खड़े थे? क्यों उस दिन आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्यों उस दिन आपने नहीं बोला कि भैया गलत फैसला हो रहा है? तो ये तमाम फैसले जो मेरे पिताजी के रहते हुए, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि भैया आपने चिराग पासवान की पीठ पर खंजर नहीं भोंका, आपने रामविलास पासवान जी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। उनके जाने के बाद आज 9 महीना नहीं हुआ, अभी तक 9 महीना नहीं हुआ, साल तो भूल जाइए, उनको गए को भी 9 महीना नहीं हुआ और आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके परिवार को भी आपने तोड़ने का काम किया और उनकी पार्टी को भी आपने तोड़ने का काम किया। और आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप किनके साथ खड़े हैं भैया? आप बताएं ना, किनके साथ खड़े हैं? ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनकी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास निरंतरता में इन्होंने किया। आज पहली बार बीमार थे, उसके बावजूद जिस परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा नवंबर का, उसके बाद जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। आज जो उनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए उनको हमारी पार्टी से तोड़ कर ले जाने का काम किया। एमएलसी थे हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमारे अभी जीते हुए एक विधायक मटियानी से जो थे उनको तोड़ने का काम किया। तो आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हमारे नेता के राजनीतिक कद को, उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया अपने शासनकाल में, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के बढ़ते कद को नीचा करने के लिए। और आज जो लोग उनकी शरण में जाकर बैठे हैं, उनकी गोद में जाकर बैठे हैं, पूछिए कब अपमानित नहीं किया नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को। और आज ये अपने भाई को श्रद्धांजलि देते नहीं थक रहे हैं, अपने भाई को याद करते नहीं थक रहे हैं। तो इस तरीके से आप याद करेंगे अपने भाई को, उस व्यक्ति की गोद में जाकर बैठकर जिन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया। आप सब जानते हैं, मीडिया के लोगों ने, आप भी लोगों ने नीतीश कुमार जी से पूछा था जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, वो अस्पताल में थे, जब दिन रात देश के प्रधानमंत्री फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, देश के राष्ट्रपति मुझसे बात करके उनका हालचाल पूछ रहे थे। देश का शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा।
शायद ही पक्ष विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जिन्होंने उनका हालचाल मुझसे नहीं जाना होगा। तो जब एक तरफ ये तमाम देश के बड़े नेता फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा गया तो उनका स्पष्ट जवाब था कि मुझे तो मालूम ही नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए एनडीए की, जिसमें इन्होंने भाजपा के साथ अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा की थी, उसमें जब पूछा गया था तो कैसे मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए हमारे नेता के बारे में इन्होंने कहा था कि जाकर पूछे ना रामविलास जी से क्या अपने 2 विधायकों के समर्थन से ही क्या वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। उसके बाद वो प्राकरण याद कीजिए किस तरीके से हमारे नेता को ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने समर्थन देने से पहले अपने आवास पर बुलाकर उनसे मिन्नतें करवाई। मैं मौजूद था वहां पर, हमारे चाचा जी मौजूद थे। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता का ये अपमान मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे चाचा कैसे बर्दाश्त कर गए मुझे नहीं पता। वो दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हैं जो हमारे नेता को याद तक करना जरूरी नहीं समझते। कल हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमारे नेता के बारे में ट्वीट किया, इतने खूबसूरत शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए। देश के गृह मंत्री ने उनको याद करते हुए खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों, विपक्ष के लोगों, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कार्यालय में हो, अपने अपने ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस मीडिया के माध्यम से हो, हमारे नेता को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने का काम किया। पर एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने और जिनके दल ने हमारे नेता को कल याद करने का काम नहीं किया, उनका नाम है आदरणीय नीतीश कुमार जी। उनके पार्टी के एक नेता को मुझे बता दीजिए जिन्होंने हमारे नेता को याद करने का काम किया। एक ट्वीट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का। और ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से अपमानित करने का काम पहले भी मुख्यमंत्री करते रहे। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा कि पूरे दिन तक नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी थी। हार के आखिर में शाम को 8:22 या 23 मिनट के आसपास उनका कोई ट्वीट आया था। वो भी जब भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त सुशील मोदी जी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब किया तो उसके बाद उनका ट्वीट आया। तो जिस व्यक्ति ने हमारे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उनके मरने के बाद भी उनको श्रद्धांजलि तक देना वो जरूरी नहीं समझते, तो मेरे चाचा उनकी गोद में जाकर बैठे। आप बताइए क्या समाज के लोग या बिहार की जनता इस बात को कभी स्वीकार करेगी? क्या इस अपमान को हम लोग कभी स्वीकार करेंगे? हर वो बिहारी जो हमारे नेता के साथ दुख सुख में खड़ा रहा, उनके आदर्शों को लेकर, उनके विचारधारा को लेकर आज भी चलने का काम कर रहा है, भले वो वंचित वर्ग के लोग हों, दलित वर्ग के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, शोषित गरीब ऐसे जो कि आज भी आजादी के 70 साल के बाद भी पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को अपना आदर्श मानता है, क्या वो लोग इस बात को माफ करेंगे? क्या इस अपमान को भूल पाएंगे कि भाई उनके भाई होने की आप बात करते हैं और तमाम वो नेता जो उनके साथ हैं, आज आप उनके साथ खड़े, उनके सामने नतमस्तक हैं, जो हमारे नेता को मरणोपरांत भी श्रद्धांजलि देना जरूरी नहीं समझते। जीते जी तो उन्होंने कभी उनको सम्मान दिया नहीं, पर आज भी उनको याद करना वो उचित नहीं समझते, और ये लोग उनके साथ जाकर खड़े हैं। तो भाई अगर आप उनके साथ जाकर खड़े हैं तो शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप रहिए, पर जनता आपको जवाब देगी, और जनता ने आप ही के संसदीय क्षेत्र जो मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है, वहां से आपको जवाब दिया भी है। आप सब गवाह हैं। ईमानदारी से मुझे यहीं पर टोकिएगा और मुझे बोलिएगा अगर मैं गलत बोलूं कि कल जिस तरीके का जन सैलाब, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि कल जन सैलाब था वहां पर, एक अपार जन समर्थन था वहां पर, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वहां पर, एक अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ वहां पर, अनप्रेसिडेंटेड था। बोलिए क्या मैंने किसी गलत शब्द का मैंने इस्तेमाल किया? आप सब वहां पर मौजूद थे, आप सब के मीडिया के कैमरेज वहां पर मौजूद थे, आप सब लोगों ने देखा। तो जिस तरीके से जन समर्थन आज मिल रहा है, ये चिराग पासवान को नहीं मिल रहा, ये हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिल रहा है। और उन लोग इस तरीके से अगर पोलराइजेशन नहीं कराया जाता, या अंतिम दिनों में बूथ पर पोलिंग के दिन शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया जाता, तो आपको संख्या बल के उस पर भी जवाब मिलता। पर उसके बावजूद हर वो व्यक्ति जो साइकोलॉजिस्ट है, जो राजनीति को समझता है, राजनीति में ये दुर्भाग्य जरूर है कि राजनीति को समझने वाले सिर्फ संख्या से आंकते हैं कि कितने सांसद, कितने विधायक।
पर हकीकत है कि जो 2%, 3% की पार्टी मानी जाती थी, आज 6% का मत कंसोलिडेट किया हम लोगों ने। और ये 6% तब हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया है जब अभी 100 से ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं है। सोचिए जिस दिन हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम ये मत प्रतिशत 12 से 15% का होगा, और 15% वाले तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री बने बैठे। तो इसीलिए साथियों, ये बातें आप लोगों के माध्यम से साझा करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि जो लोग आज की तारीख में मुख्यमंत्री के साथ हैं, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे नेता के राजनीतिक वध करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके विचारों को समाप्त करने में। और इनको सिर्फ तकलीफ हमारे नेता से ही नहीं, इनको हर उस दलित व्यक्ति से तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है, हर उस गरीब व्यक्ति से इनको तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है, हर उस वंचित वर्ग से इनको तकलीफ है जो आगे बढ़ना चाहता है। कल इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। ये अपमान किसका था? चिराग पासवान का था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान था? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के नहीं है, वो एक विचारधारा का नाम है। आप उनको ऐसे चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। भाई अगर आपको दिक्कत थी कोरोना प्रोटोकॉल की, आपको चिंता थी, तो आप बोलते ना कि अंदर बाउंड्री के अंदर 2 व्यक्ति से ज्यादा नहीं जाएगा, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। हम लोगों को रोक देते बाहर, 1 व्यक्ति को अंदर जाने देते। पर इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने से जो रोका गया, ये दर्शाता है कि भैया आपको दिक्कत है दलितों के आगे बढ़ने से, भले वो कल रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान। पर आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, और बिहार की जनता और खास तौर पर अपने उन समर्थकों से जो इन विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ दे रहे हैं। हम लोग पापा बोलते हैं कि भैया सही नाव चलाने वाला वही होता है जो कि धारा के विपरीत नाव को लेकर जाने का मादा जिसमें हो। मैं धारा के विपरीत नाव को चला रहा हूँ। अगर मुझे धारा के साथ चलना होता तो 15 सीटें मुझे मिल रही थी चुनाव लड़ने के लिए, और भ्रम कराया जाता था कि नहीं 30 सीटें मिल रही थी, 35 सीटें मिल रही थी। मैं बार बार चुनौती देता हूँ ना, चैलेंज करे कोई भी कि मुझे 15, कोई 16 का भी मुझे चैलेंज करते तो जो हारने के लिए आप लोग कहेंगे मैं हारने को तैयार। तो ये भी बोलते कि नहीं 15 नहीं 16 सीटें दे रहे थे। 15 सीटें मिल रही थी, और उन 15 में से आज जितने सांसद गए इनके साथ, पूछिए ना क्या ये लोग तैयार थे? इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। कैसर साहब को अपने बेटे के लिए सीट नहीं मिल रही थी 15 में, वीणा देवी जी को अपनी बेटी के लिए सीट नहीं मिल रही थी 15 में, चंदन सिंह जी को अपने 2, 4, 5 जो उनके आसपास के सहयोगी हैं जिनको नवादा से लड़ाना चाहते थे, उनके लिए उनको सीट नहीं मिल रही थी। प्रिंस राज जी को चिंता थी कि उनके बड़े भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए उनको रोसड़ा से सीट नहीं मिल रही थी। तो मुझे बताएं ना, इसमें से कौन था संतुष्ट उन 15 सीटों में जो आज ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए था। पर मेरे लिए तो सबसे आसान होता भैया, सबसे आसान होता उन 15 सीटों पर चुनाव लड़ना। उन 15 में से 10-12 मेरे विधायक जीत कर आते, 2 आज राज्य सरकार में मंत्री होते, और आज ये प्रश्न नहीं उठ रहा होता कि भैया केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान है कि नहीं। मेरे लिए सबसे आसान होता। और आप लोग भी कोई पलट कर मुझसे सवाल नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि आप तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, बाद में आप जाकर नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग भी मंत्री बनने की लालसा में उम्र भर जो हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बेदाग जो उन्होंने संघर्ष किया, आप उसको कुचल देंगे। आप उनके अरमानों को आप चिंगारी लगाकर आप मंत्री बनना चाहेंगे, उनकी बनाई हुई पार्टी को धोखा देकर आप मंत्री बनना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरे नेता के ऊपर आरोप लगता था परिवारवाद का। पूरी उम्र उन्होंने अपने भाइयों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, पार्टी परिवार दोनों को साथ लेकर चलने का काम किया। आज मेरे पिता के निधन के बाद किसकी जिम्मेदारी थी? मेरे छोटे चाचा जी का निधन हो गया 2 साल पहले, पिछले साल मेरे पिताजी का निधन हो गया। परिवार में मुखिया से पारस चाचा ही थे ना। आज आपके ऊपर जिम्मेदारी थी कि जैसे पापा सबको एक साथ लेकर चलते थे, आप पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। पर क्या एक मंत्री बनना इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है या इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप उनके परिवार के पीठ के पीछे आप खंजर बोलते हैं? मेरी माँ को आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, अपने परिवार की, 43 साल मेरी माँ ने दिया अकेले इस परिवार को संजो कर रखने के लिए। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया, अपने करियर को, अपनी इच्छाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया कि परिवार कैसे एक साथ रहे। आज जब उनको जरूरत थी तो आप अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मंत्री बनने के लिए, क्या इतनी बड़ी चीज होती है क्या मंत्री पद? मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता तो मैं शायद अकेले चुनाव लड़ता और आज मंत्री बना रहता। मेरे पिताजी जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, तो उनको तो डिप्टी सीएम तब भी बनाया जा रहा था, डिप्टी पीएम तब भी बनाया जा रहा था जब एक वोट से सरकार गिरी थी। शायद उनको भी उस वक्त ये समझना चाहिए था
शायद उनको समझना चाहिए था कि भैया सीएम का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में उन्होंने समाप्त कर दिया, पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रामविलास पासवान का बेटा हूं, शेर का बेटा हूं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझे। ना उन्होंने कभी समझौता किया था, ना मैं कभी समझौता करूंगा। ना मेरे लिए कभी मंत्री पद मायने रखा, ना मेरे नेता के लिए कभी मंत्री पद मायने रखा होता तो आज मैं डिप्टी सीएम से लेकर केंद्र में मंत्री से लेकर ना जाने कितने पदों पर होता। पर मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बिहारी अस्मिता की है, इन 12 करोड़ बिहार वासियों की है, मेरे उन युवा साथियों की है जो आज भी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, ठोकर खाने, धक्के खाने, और वहां पर उनको बिहारी बोलकर गाली दी जाती है। बिहारी शब्द को गाली जिन लोगों ने बनाया, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। किसने बनाया बिहारी शब्द को गाली? यही मुख्यमंत्री थे ना